नमस्कार, आप BSTV देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि बीजापुर से है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुबह से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। मौके से AK-47 हथियार बरामद किए गए हैं। दक्षिण बीजापुर क्षेत्र में संयुक्त टीमें अभियान पर निकली थी। बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट की जानकारी दी। तो ये मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर से ये खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुबह से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। मौके से AK-47 हथियार बरामद हुआ है। दक्षिण बीजापुर क्षेत्र में संयुक्त टीमें अभियान पर निकली थी। बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी है। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चलिए, इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दंतेश्वर कुमार फोनों पर जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, आपसे जानेंगे। देखिए, बीजापुर से खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। क्या है पूरा मामला? जी सृष्टि, आपको बता दूं, ये बासागुड़ा और तर्रेम थाना इलाके का ये मामला है, जहां पे BRG के अलग जो सुरक्षा बल की जो संयुक्त टीम है वो नक्सल ऑपरेशन पे निकली थी। उस दौरान जो आज सुबह से जो 7:30 बजे के आसपास जंगलों के बीच नक्सलियों और जवानों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जो है एक नक्सली का शव बरामद किया गया। हालांकि जो शव समेत जो AK-47 जो आधुनिक हथियार है वो कहीं ना कहीं घटनास्थल से बरामद किया गया। हालांकि मुठभेड़ अब भी जारी है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। साथ ही हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि जो मोस्ट टॉप कमांडर जो नक्सली कमांडर है DVC मेंबर उद्यम सिंह के मारे जाने की खबर निकल कर बाहर आ रही है। हालांकि ये किन्नागिलूर का ये आसपास का इलाका है, जो सुकमा जिले से लगता है, और आसपास के इलाकों में बेस कैंप खोलने के बाद से लगातार नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे थे। उसके बाद आज सुबह एक इनपुट के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी का शव और हथियार जो है वो बरामद किया गया। फिलहाल ऑपरेशन अभी जारी है। जी, ऑपरेशन जारी है। AK-47 बरामद हुआ और कोई हथियार मिले हैं क्या दंतेश्वर? जी देखिए, निश्चित ही, क्योंकि एक DVCM है तो साथ ही निश्चित ही माना जा रहा है कि अन्य जो आसपास के इलाके में फिलहाल सर्चिंग की जा रही है जवानों के द्वारा, क्योंकि जो आसपास का इलाका ये कहीं डेंस फॉरेस्ट है, तो हो सकता है कि और भी जो साथी माओवादी है या और भी कुछ हथियार जो है वो कहीं ना कहीं बरामद होने की सूचना प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल दंतेश्वर, आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर, और फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं सागर के शागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सनसनी फैल गई, जब अस्पताल के मुख्य गेट पर ड्यूटी कर रही स्टाफ नर्स दीपशिखा चढ़ार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो ये सनसनीखेज मामला सागर से सामने आया है, जहां पर नर्स की हत्या कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ड्यूटी कर रही स्टाफ नर्स दीपशिखा चढ़ार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस CCTV और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं राजगढ़ के माचलपुर थाना क्षेत्र के घोगटपुर गांव में अवैध रूप से चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ है। जहां छापेमारी में पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए के केमिकल और ड्रग बनाने के सामान जब्त किए हैं। फैक्ट्री घर के अंदर ही संचालित की जा रही थी, जिसका मालिक रघु पाटीदार बताया जा रहा है, जो छापेमारी की खबर लगते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है और मामले की अभी जांच जारी है। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से घटना सामने आई है, राजस्थान MP पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए के केमिकल और ड्रग बनाने के सामान जब्त किए हैं। फैक्ट्री घर के अंदर से ही संचालित की जा रही थी, जिसका मालिक रघु पाटीदार बताया जा रहा है, जो छापेमारी की खबर लगते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है और मामले की फिलहाल जांच जारी है। तो फैक्ट्री संचालक फिलहाल रघु पाटीदार फरार है। की सूचना पर माचलपुर थाना अंतर्गत घोघटपुर में रघुनंदन पाटीदार अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से MD ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में तत्काल टीम बनाकर तलाशी लिया गया आरोपी के घर में, जहां पर मौके पर MD ड्रग्स निर्माण की प्रयुक्त रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई में माचलपुर में अपराध क्रमांक 31/26 धारा 30 NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है
और इसी प्रकार से अपराधी रघुनंदन शर्मा के विरुद्ध झालावाड़ में भी 31/26 30 NDPS एक्ट के अंतर्गत 3/26 को भी कार्रवाई की गई है। वहीं नर्मदापुरम में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। जी हां, ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री फंस गया। आरपीएफ आरक्षक ने बहादुरी दिखाई। बूरा सिंह गुर्जर ने यात्री की जान बचाई। तो ये बड़ा हादसा टल गया रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दें, नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला है। ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री फंस गया। आरपीएफ आरक्षक ने इस दौरान बहादुरी दिखाई। बूरा सिंह गुर्जर ने यात्री की जान बचाई। तो ये बड़ी घटना हो सकती थी और यात्री की जान भी जा सकती थी, लेकिन आरपीएफ आरक्षक ने यहां पर बहादुरी दिखाकर यात्री की जान बचा ली। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये घटना घटी है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है। सबसे बड़ी चीज ये है, ये देखिए, यात्री का पैर फिसला है और उसके बाद आरपीएफ आरक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने यात्री की जान बचा ली है। तो इससे बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। बूरा सिंह गुर्जर ने यात्री की जान बचा ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री का पैर फिसला है, जिसके बाद एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन इस घटना से इस युवक को बचा लिया गया। आरपीएफ आरक्षक की बहादुरी ने यहाँ पर इस यात्री की जान बचा ली। तो आरपीएफ आरक्षक ने यहाँ पर बहादुरी दिखाई है। नर्मदापुरम से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्री का पैर फिसला है। बूरा सिंह गुर्जर ने यात्री की जान बचाई है। तो रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा टला है। वहीं कवर्धा में जंगल से भटककर 3 भालुओं का दल जैतपुरी और रामचुआ गांव के आसपास पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। भालुओं को रात के समय गांव के पास घूमते देखा गया, जिसके बाद ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्र भौरमदेव अभयारण्य से लगा हुआ होने के कारण वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है। सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई। वहीं वन विभाग की टीम भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भोपाल में भौरी में 3700 एकड़ में बनेगी एआई सिटी। जी हां, भारत की सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित होगी। रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम यहां बनेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च रोड मैप तैयार करेगा। डेवलपमेंट को लेकर 20 से ज्यादा ग्लोबल एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है। इस माह के अंत में डेवलपमेंट एजेंसी तय होने की संभावना है। नॉलेज और एआई सिटी के रोड मैप पर आज राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी रखी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आईसर को एक्शन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस महीने के अंत तक डेवलपमेंट एजेंसी तय होने की संभावना भी है। नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रोड मैप पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी है। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये एक नवाचार देखने को मिलेगा, जहां भौरी में 3700 एकड़ में बनेगी एआई सिटी। भारत की सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित होगी। रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम ये बनेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च रोड मैप तैयार करेगा। डेवलपमेंट को लेकर 20 से ज्यादा ग्लोबल एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है। इस महीने के अंत तक डेवलपमेंट एजेंसी तय होने की संभावना भी जताई जा रही है। नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के स्तर की बैठक भी रखी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आईसर को एक्शन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं नर्मदापुरम के कजलास गांव में अवैध रेत उत्खनन से जुड़े पावर मिक रेत कंपनी के लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी कर इलाके में दहशत फैला दी। वाहनों में सवार करीब 120 लोगों की भीड़ ने गांव में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए ग्रामीणों को लाठी डंडों से पीटा है। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और एक ट्रैक्टर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो बिल्कुल आपको बता दें, तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर कजलास में रेत माफियाओं का तांडव देखने को मिला है। जिसके बाद आपको बता दें, वाहनों में सवार करीब 120 लोगों की भीड़ ने गांव में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए ग्रामीणों को लाठी डंडों से पीटा है। तो ये घटना नर्मदापुरम से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें, नर्मदापुरम के कजलास गांव में अवैध रेत उत्खनन से जुड़े पावर मिक रेत कंपनी के लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी की है।
पावर में कंपनी के 10-15 गाड़ी को काफिला आया। गांव में उन्होंने आतंक मचाया, लोगों को मारा, बंदूकें तलवारें लहराई, बंदूकों से फायर की जिसकी आवाज़ है। इन सारी चीज़ों की हमारे पास वीडियो है। उन्होंने कथा भागवत जी सुनने जा रहे एक व्यक्ति को रोक लिया, उसकी गाड़ी फोड़ दी गई जिसकी भी वीडियो हमारे पास है। इस मामले में जब हम एफआईआर कराने थाने गए तो हमारा उस दिन एफआईआर नहीं कराई गई, हमको केवल आवेदन देके वापस भेजा दिया गया। उसी रात को कंपनी के लोग आए और हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ हमारा ट्रैक्टर जला गए। उसमें आपने पावर में कंपनी के द्वारा डंपर चलते थे, उसको हमारे गांव द्वारा शिकायत डाल के उसको बंद करवा दिया गया था, जो आज डंपर बंद हो चुके हैं और उसको दोबारा चालू करने के लिए ठेकेदार द्वारा ये हरकत की गई है। 15 गाड़ियां आई, ठेकेदार द्वारा 15 गाड़ी आई, गांव में मारपीट की, वो मोटरसाइकिल तोड़ दी हमारी, कुछ लोगों को फिर कट्टे बंदूक हथियार द्वारा गाँव में मारपीट की और लहराए हथियार। और फिर 12-2 बजे के बीच में ये ट्रैक्टर में ठेकेदार द्वारा आगी लगाई गई है। हमारे घर के पास खड़ा था ट्रैक्टर सोनालिका। डोलरिया में एक ट्रैक्टर जलाने की घटना हुई है। उस घटना में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो ये हम पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे। मूलतः ग्रामीण और वहाँ जो रेत का अवैध उत्खनन होता है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें ये घटनाक्रम घटित हुआ है। तो इसमें संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको बाउंड ओवर भी कराया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगा हम सुनिश्चित करेंगे। नहीं, एक्चुअली उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और जैसे ही इसमें वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है और हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव के साथ योग किया है। बाबा रामदेव के साथ हवन में शामिल हुए हैं। कन्या गुरुकुल में सीएम ने हवन किया है। उत्तराखंड के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं सीएम यादव। सीएम ने बाबा रामदेव के साथ योग किया है। बाबा रामदेव के साथ हवन में शामिल हुए हैं। कन्या गुरुकुल में सीएम ने हवन किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उत्तराखंड और इस दौरान यहां पर आपको बता दें योग गुरु बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। यहां पर सीएम ने बाबा रामदेव के साथ योग किया है। बाबा रामदेव के साथ हवन में शामिल हुए हैं। कन्या गुरुकुल में सीएम ने हवन किया है और इसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आवास पर बैठक हुई है। देर रात तक चली है अहम बैठक। यूजीसी को लेकर मंथन किया गया है। 2 केंद्रीय मंत्री और 15 सांसद मौजूद रहे हैं। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दें सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आवास पर यह बैठक हुई है। देर रात तक चली है अहम बैठक। यूजीसी को लेकर मंथन किया गया है। 2 केंद्रीय मंत्री और 15 सांसद मौजूद रहे हैं। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैठक के बाद की ये तस्वीरें हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जो कि देर रात तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली है। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट पर यहां चर्चा हुई है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। तो 2 केंद्रीय मंत्री और 15 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं जबलपुर से खबर है, जहां पर कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी की गई है। जी हां, मदन महल निवासी तपनपाल से ऐंठी गई है रकम। संपत्ति दस्तावेज सुधार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। नामांकन और सीमांकन कराने का झांसा देकर फेंसिंग के नाम पर भी वसूले गए हैं पैसे। 3 जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के नाम पर भरोसा जीतकर ठगी की है। मदन महल थाना पुलिस ने शुरू की है आरोपी की तलाश। नामांकन और सीमांकन कराने का झांसा दिया है और उसके बाद पैसे ठगे हैं। बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ महीने पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पॉक्सो एक्ट सहित ST/SC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद इस कार्रवाई के बाद सफलता भी मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। कुछ महीने पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पॉक्सो एक्ट सहित ST/SC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। आए हुए थे और बताया कि 2-3 महीना पूर्व उसके साथ गांव का एक आदमी उनके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है, जिस पे तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया, जो बलरामपुर के अपराध क्रमांक 23/2026 64-65-1 BNS 4 पॉक्सो और 325 SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे और इनके मेडिकल मुलाजा कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। घर से बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त की गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान लकड़ी जब्त की गई है। सेमरसूत अभ्यारण्य के चंपापुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिल्कुल बलरामपुर से ये लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नरसिंहपुर के गाड़रवाड़ा थाना क्षेत्र में थाने के पास तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर चल रहे 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों को हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार वाहन चालक शराब के नशे में था और तेज गति से गाड़ी चलाते हुए बाइकों को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नरसिंहपुर का ये मामला है, जहां पर ये रोड एक्सीडेंट सामने आया है। तेज रफ्तार का कहर हम इसे कह सकते हैं, जहां पर वाहन ने 3 युवकों को रौंदा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना भयावह ये एक्सीडेंट था और दोनों ही युवक फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहीं रायपुर में OLX के नाम पर ठग एक्टिव है। जी हां, कैमरा खरीदने के नाम पर 2 लाख की ठगी की है। UPI ट्रांसफर से युवती से पैसे ऐंठे हैं। वहीं OLX पर फर्जी प्रोडक्ट बेचकर ठगी का आरोप लगा है। हजारों ठग ऐसे OLX प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। पुरानी बस्ती थाना में अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। तो रायपुर से मामला सामने आया, जहां पर OLX के नाम पर ठग एक्टिव बताए जा रहे हैं। कैमरा खरीदने के नाम पर 2 लाख की ठगी की गई है। UPI ट्रांसफर से युवती से ऐंठे गए हैं रुपए। OLX पर फर्जी प्रोडक्ट बेचकर ठगी का आरोप लगा है। हजारों ठग OLX प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। पुरानी बस्ती थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धमतरी जिले में धान खरीदी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार फिर बचे हुए किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। जी हां, राज्य शासन ने इसके लिए 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी पोर्टल 2 दिन के लिए खोल दिया है। इस दौरान केवल 3 श्रेणी के किसानों से ही धान खरीदा जाएगा, जिसके लिए शासन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। हालांकि जिन किसानों को खरीदी की उम्मीद है वो अब भी असमंजस में है, क्योंकि सहकारी समितियों और बाजार से कर्ज लेकर खेती करने वाले कई किसानों का धान नहीं खरीदे जाने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान की बिक्री नहीं होने पर किसानों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। नवंबर से खरीदी पूरे राज्य में शुरू हुआ है और 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे धमतरी जिले में 59,10,000 कुंटल धान खरीदी किया गया था और किसानों की संख्या 1,24,073 थी, जो कुल पंजीकृत किसानों के अनुपात में लगभग 96% था, जो राज्य में सर्वाधिक है। उसी प्रकार धान खरीदी भी हमारा लगभग 95% हुआ था, जो राज्य में भी लगभग 5वां स्थान था। वहीं श्योपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने QR कोड और फोन पे के क्लीन ऐप के जरिए QS बैंक में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कियोस्क बैंक कर्मचारी को झांसा देकर 10,000 की ठगी की थी। फर्जी बैंक खातों से किए गए लेन देन के बाद में साइबर शिकायत के जरिए होल्ड करवा दिया जाता था, जिससे बैंक कर्मचारी को नुकसान होता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। तो फोन पे पर और क्लोन ऐप से ठगी ये की गई है। इसका मामला श्योपुर से सामने आया है। दुकान में कुछ लोगों ने जो है पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, जिससे क्या कियोस्क की दुकान का जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, जिस पे उसकी शिकायत पे जो है वो इसलिए बंद हो गया, कुछ फ्रॉड का पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस पे जो है अपराध क्रमांक 317/25 धारा 318(4)(112) BNS का पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें दौरान विवेचना दिसंबर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, अंकुश मीणा और सुनील मीणा को। उस
उसमें ही आत्मविश्वास करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रोहन मीणा को और विकास नीतीश मीणा को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं भोपाल में साइबर क्राइम कार्रवाई देखने को मिली है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 9,35,000 रुपए की ठगी सामने आई है और करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने दुबई में बैंक खाता बेचने वाले आरोपी निजामुद्दीन को केरल के कालीकट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी केरल का रहने वाला है और दुबई फरार होने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के 12 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम दुबई से एटीएम द्वारा निकालते थे और लोगों को शेयर मार्केट में कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगते थे। उसे काफ़ी मुनाफा मिलेगा, उससे ऐप डाउनलोड कराई गई, उसे ग्रुप में शामिल किया और काफ़ी हद तक उसको इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीजिंग बढ़त देखी गई, उसी को देखकर झांसे में आया और उसके बाद उसे इतनी बड़ी ठगी हो गई। इसमें 1 दर्जन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और अब एक आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। इसमें और बाकी लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। लोगों को यही सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन कभी भी इन्वेस्टमेंट में ना आए, इससे उनके इन्वेस्टमेंट से नुकसान होगा और उनके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में बोर्ड पैटर्न पर अब कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा होगी। जी हां, शिक्षण सत्र 2025-26 की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। शासकीय और मदरसा स्कूलों के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा अब बोर्ड पैटर्न से होगी। इसकी तैयारी है। परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। इसकी डेट भी जारी हो गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 12,920 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में मध्यम से घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे है। ग्वालियर, चंबल में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के आधे हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन के मध्यम से घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे बताया जा रहा है। ग्वालियर, चंबल में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है भारत। जी हां, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया है। 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। भारत 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। तो बिल्कुल आपको बता दें, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंचा है। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया है। 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। भारत 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।